हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 7 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा साइबर सेफ्टी। और ये जो है आपके सेकंड यूनिट है, तो इस यूनिट के जो हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो है इस यूनिट का पार्ट 2 है, मतलब जो चैप्टर नंबर 7 है इसका पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 में बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मैं काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे पासवर्ड ब्रेकिंग टेक्निक्स को, कि किस किस तरीके से जो है आपके पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पासवर्ड को ब्रेक करने की कई सारी टेक्निक होती हैं, बट यहाँ पे जो हम कुछ कॉमन टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली टेक्निक की। तो पहली पासवर्ड ब्रेकिंग टेक्निक जो है वो है डिक्शनरी अटैक। मतलब कि डिक्शनरी अटैक के थ्रू जो है आपके पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है। अब देखिए, इस टाइप के अटैक में होता क्या है, जो अटैकर्स होते हैं, मतलब जो हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं एक ऐसी फाइल जिसमें कि वो वर्ड्स रहते हैं जो कि जो यूजर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं पासवर्ड को डालने के लिए। मतलब कि एक ऐसी फाइल क्रिएट हो जाती है जहाँ पे कि कुछ ऐसे कॉमन वर्ड रहते हैं जो कि यूजर्स जो है अक्सर यूज़ करते हैं पासवर्ड को डालने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके की डिक्शनरी टाइप क्रिएट हो जाती है जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं पासवर्ड की फॉर्म में। तो जब ये अटैक किया जाता है तो उन वर्ड से ही जो है आपके पासवर्ड को मैच करके देखा जाता है, एक एक करके जो है मैच करा जाता है उन वर्ड से। तो अगर जो है उन वर्ड्स में आपका पासवर्ड मैच कर जाता है तो जो हैकर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है आपका पासवर्ड है। मतलब कि अगर मैच कर गया तो समझ जाइए कि वही उसका पासवर्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिक्शनरी अटैक किया जाता है जिसमें कि जो वर्ड्स होते हैं उनको वन बाय वन करके मैच किया जाता है। तो ये तो हो गया डिक्शनरी अटैक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के अटैक की, जो कि होता है ब्रूट फोर्स अटैक। तो देखिए, जो टेक्निक है वो भी जो है आपकी कैसी टेक्निक है, ये बिल्कुल डिक्शनरी अटैक की तरह ही टेक्निक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे जो पासवर्ड को डिटेक्ट करा जाता है वो एक एल्गोरिथम का यूज़ करके किया जाता है, जिसमें कि जो एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन को भी चेक करता है। वहाँ पे अगर हम बात करें, मतलब कि डिक्शनरी अटैक की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे क्या थे, जो वर्ड्स थे उनको मैच किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन को भी जो है चेक किया जाएगा एल्गोरिथम की हेल्प से। जैसे कि मान लीजिए कोई अटैकर जो है आपके पासवर्ड को जो है ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एल्गोरिथम को यूज़ करेगा और उस एल्गोरिथम की हेल्प से क्या करा जाएगा, आपका जो पासवर्ड है उसको गैस करने की कोशिश की जाएगी। अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यू है उनकी हेल्प से क्या करा जाएगा, चेक करने की कोशिश की जाएगी कि आपका जो पासवर्ड है अल्फा न्यूमेरिक वाला है। तो वो अगर जो है कहीं पे भी मैच करता है तो अटैकर जो होगा उसे पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो इस तरीके से इस टेक्निक में जो है अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन को चेक किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के अटैक की, जो कि है रेनबो टेबल अटैक। अब देखिए, इस अटैक में क्या होता है, देखिए नॉर्मली होता है क्या है, जब पासवर्ड आपका स्टोर होता है तो पासवर्ड जो सिक्योर होता है उसमें क्या होते हैं, जो ओरिजिनल पासवर्ड होता है उसमें क्या लग जाते हैं, हैश लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम क्या करता है, मतलब जो रेनबो टेक्निक होती है वो क्या करती है, उन हैश को हटा के जो है जो एक्चुअल पासवर्ड होता है उसको निकाल के लेके आती है, और उसके बाद में जो है उस स्ट्रिंग से क्या करती है, न्यू स्ट्रिंग को जनरेट कर देती है, जिससे कि जो है आपके पासवर्ड को गैस किया जा सके। तो इस तरीके से जो है ये टेक्निक वर्क करती है। मतलब कि जो पासवर्ड होता है, जो भी आपने पासवर्ड टाइप करा होता है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा हैश ऐड हो जाते हैं जिससे कि वो सिक्योर हो जाता है। तो जो टेक्निक होती है वो क्या करती है, उन हैशेस को हटाती है, जिससे कि जो है ओरिजिनल पासवर्ड को निकाल कर लाया जा सके कि ओरिजिनल पासवर्ड क्या है। और उसके बाद में जो ओरिजिनल पासवर्ड आया उसको जो है मैच किया जा सकता है, मतलब कि उसको गैस किया जा सकता है। डिक्शनरी अटैक से भी किया जा सकता है, और उसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया कि ब्रूट फोर्स अटैक से भी ये काम किया जा सकता है। तो बेसिकली रेनबो टेबल अटैक जो है वो क्या करता है, जो हैशेस होते हैं उनको हटा के ओरिजिनल पासवर्ड को लेके आता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरीके से जो आपके पासवर्ड को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करेंगे स्पाइडरिंग की। तो देखिए, स्पाइडरिंग की अगर हम बात करें तो स्पाइडरिंग क्या होती है, स्पाइडरिंग जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, सर्च इंजन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्पाइडरिंग में होता क्या है, एक प्रोग्राम यूज़ किया जाता है जो क्या करता है, वेब पेजेस को स्कैन करता है। मतलब किसी भी वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं उनको स्कैन करता है, और उन वेब पेजेस की इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको सर्च इंजन में अपडेट करता है। तो कई बार क्या होता है, जो वेब पेजेस होते हैं, जो वेबसाइट होती है, उस पर यूजर्स का डेटा स्टोर होता है, तो वो भी क्या हो जाता है, सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी कई बार जो है स्पाइडरिंग की हेल्प से क्या होती है, सर्च इंजन में चली जाती है। हालांकि सर्च इंजन जो है अपने डेटाबेस को अपडेट करने के लिए इस काम को करते हैं, जिससे कि जो हर दिन वेबसाइट बन रही है, जो भी डेटा ऑनलाइन
ऑनलाइन पढ़ रहा है, जो वेब पेजेस पढ़ रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट हो सके सर्च इंजन के पास में। तो इस तरीके से ये काम जो है आपका स्पाइडरिंग करता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब स्पाइडरिंग होती है तो उस केस में वेबसाइट पर जो डेटा स्टोर होता है वो भी कई बार जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। किसके डेटाबेस में? सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। मतलब कि जो स्पाइडरिंग प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, इसको जो है स्टोर कर देता है सर्च इंजन के डेटाबेस में। तो इस तरीके से आपकी स्पाइडरिंग में भी इंफॉर्मेशन जा सकती है। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट कैसा प्लेटफॉर्म है? ये जो है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो सभी के लिए विजिबल होती हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उन पर हम डेटा डालते हैं और वो जो है सभी के लिए विजिबल होता है। लेकिन कई सारे केसेस में जो हम चाहते हैं कि सबको वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ना हो, जिसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसी को डिस्प्ले हो, या जो भी हम डेटा वेबसाइट्स पे दे रहे हैं वो सबको डिस्प्ले ना हो। जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, मान लीजिए एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, या फिर जो आपकी बैंक की डिटेल हो सकती है। मान लीजिए किसी शॉपिंग वेबसाइट से जो आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, देखिए एड्रेस की डिटेल डालते हैं, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं ईमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो है पेमेंट डिटेल भी देते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो पब्लिकली सबको पता चल जाए, वो कॉन्फिडेंशियल रहे। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप करना चाहते हैं शेयर, उसी को ही बस शेयर हो और किसी को शेयर ना हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो डेटा है वो ऑथराइज यूजर को ही डिस्प्ले हो। मतलब कि जिसके लिए वो डेटा है सिर्फ उसी को डिस्प्ले हो और किसी को डिस्प्ले ना हो। बाकी लोगों के लिए क्या रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी रख सकते हैं। मतलब कि जो हमारा डेटा है ऑनलाइन उसको हम किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, तो उस चीज़ की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं उसके लिए आप क्या सेट कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है आप बना के रखिए, जिससे कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। मान लीजिए आपका कोई भी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक का हो सकता है, वो आपका इंस्टाग्राम का हो सकता है, अगर उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कोई भी जो है उसको ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए, जिससे कि जो है आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसी को डिस्प्ले हो। और साथ साथ देखिए, जो आपकी बैंक डिटेल होती है तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिससे कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो सेफ रहे और उसमें से पैसे ना निकले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसको बोला जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब कि आपका जो पासवर्ड है वो तो लगा हुआ है अकाउंट पे, साथ ही साथ जो है आप उस पर इनेबल कर लीजिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे क्या होगा, अगर किसी को पासवर्ड भी पता चल जाता है तो वो पर्सन जो है आपके अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास में OTP नहीं होगा। क्योंकि जब भी आपके अकाउंट पर लॉगिन किया जाएगा तो आपसे वेरीफाई कराया जाएगा, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, अगर आप उसको डालेंगे तभी आपका अकाउंट क्या होगा, वेरीफाई होगा, मतलब कि लॉगिन होगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, बी सस्पिशियस ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल। भाई ऐसे ईमेल आते हैं जो स्पैम वगैरह हैं, तो उनसे जो है आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे ईमेल को जो है आपको रिस्पॉन्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे अननोन ईमेल्स को तो उस केस में क्या हो सकता है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो खतरे में आ सकती है। मतलब कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बी अवेयर ऑफ योर ऑनलाइन पोस्टिंग। भाई जो भी चीज़ आप ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं उससे अवेयर रहिए कि आप क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ तो पोस्ट नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो रही है। मतलब कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो रही हो। तो इसीलिए जो भी पोस्ट करें उससे अवेयर रहें, उसको जो बहुत ध्यान से देखने के बाद ही पोस्ट करें। इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट योर मोबाइल डिवाइसेस। मतलब कि जो भी आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखिए, उन पर पासवर्ड लगा के रखिए, जिससे कि कोई भी पर्सन जो है उसको आसानी से एक्सेस ना कर पाए। इसके अलावा जो है एंटीवायरस वगैरह भी आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं, जिससे कि कोई अननोन सोर्सेज से कोई चीज़ आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑलवेज इंगेज इन सेफ वेब ब्राउजिंग। भाई जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो हमेशा सेफली ब्राउजिंग करें, मतलब ऐसी ही वेबसाइट को विजिट करें जो सिक्योर हैं। ऑलरेडी ये सारे पॉइंट मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा और बता रहा हूँ, जिससे कि जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेफ रख पाएं। देखिए ऐसी वेबसाइट को ही विजिट कीजिए जहाँ पे जो आपको HTTPS देखने को मिले, मतलब कि एस का साइन जो है वो आपको देखने को मिले। अगर एस लगा हुआ नहीं है तो ऐसी वेबसाइट को ब्राउज मत कीजिए। या तो आपको लॉक का साइन देखने को मिलेगा,
मतलब कि इस तरीके से लॉक का साइन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, अदरवाइज जो है वो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। अगर ऐस नहीं है और लॉक का साइन भी नहीं है तो वेबसाइट वो सिक्योर नहीं है। तो हमेशा जो है सिक्योर वेबसाइट को ही विजिट करें। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमेशा यूज कीजिए फायरवॉल का। अब देखिए फायरवॉल क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करें विंडोज़ यूज़र की, तो विंडोज़ में जो है फायरवॉल का ऑप्शन होता है। अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको फायरवॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो कंट्रोल पैनल में जो है आपको इस तरीके से मिल जाएगा ऑप्शन विंडोज़ फायरवॉल, और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा लिखा हुआ टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो हमेशा जो है इसको ऑन रखिए। देखिए यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो लिखा हुआ आ रहा है विंडोज़ फायरवॉल स्टेटस ऑन, तो इसको हमेशा ऑन रखें, क्योंकि ये क्या करता है कोई भी इनकमिंग कनेक्शन आता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ब्लॉक ऑल कनेक्शन, मतलब कि कोई भी इनकमिंग कनेक्शन आता है या फिर आप कह सकते हैं कोई भी आपके कंप्यूटर में रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए। और अगर हम बात करें विंडोज़ 10 की, तो विंडोज़ 10 में आपको कुछ इस तरीके से विंडो देखने को मिलेगी। विंडोज़ 10 में भी क्या होगा, आपको कंट्रोल पैनल में ही जाना होगा और वहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे भी जो है विंडोज़ फायरवॉल को ऑन रखें। देखिए जिस कंप्यूटर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसका देखिए यहाँ पे क्या है विंडोज़ फायरवॉल ऑफ है। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग भी दे रहा है आपको कि आप जो है फायरवॉल की वो सेटिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि रिकमेंड की गई हैं। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज़ रिकमेंड करता है कि आपको जो है फायरवॉल को ऑन रखना है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो इस तरीके से आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैकर्स और मिलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर पीसी। मतलब कि आपके कंप्यूटर्स को जो है ये क्या करता है हैकर से बचाता है। मतलब कि कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये उनको क्या करता है ब्लॉक करता है। तो इसीलिए हमेशा क्या रखें अपने विंडोज़ फायरवॉल को ऑन रखें। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फायरवॉल क्या होता है और इसको ऑन क्यों रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए और क्या कर सकते हैं आप जो ये काम कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको यूज़ करना अवॉइड कीजिए। खास तौर पे जो साइबर कैफ़े वगैरह होते हैं ऐसी जगहों पे जो है कंप्यूटर को यूज़ करने से बचें। और ख़ास तौर पे जो है कोई भी पर्सनल वर्क ऐसी जगहों पे ना करें, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने जो है कोई ऐसा काम किया है वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वर्क करा है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करा है या कोई जो है आपने ट्रांजेक्शन करा है वहाँ पे, तो वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपकी सेव हो जाए और कोई भी पर्सन जो है वहाँ से ईजिली उस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है, क्योंकि वो पब्लिकली है। पता नहीं है आपको कि उस कंप्यूटर पर कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है। तो इसलिए जो पब्लिक कंप्यूटर्स होते हैं उनको यूज़ करने से बचें। अब हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन सेफ्टी को। और यहाँ पे जो ऑनलाइन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे किस तरीके से आप मालवेयर वगैरह से बच सकते हैं। देखिए क्या होता है जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो बहुत सारे तरीके से जो आपका कंप्यूटर क्या हो सकता है इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ऑनलाइन जो है बहुत सारे हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर क्या कर सकते हैं इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं इन्हीं को बोला जाता है मालवेयर। तो इन मालवेयर्स को जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम अच्छे से मालवेयर को समझ लेते हैं, मतलब कि मालवेयर की थोड़ी सी और अच्छे से डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में मालवेयर होते क्या हैं। तो देखिए मालवेयर क्या है, मालवेयर जो है एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और डैमेज करता है बिना यूज़र के नॉलेज के। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ गया तो जो है ये डैमेज करेगा आपके कंप्यूटर में और आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए जो मालवेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्किंग को ही इंटरप्ट नहीं करता, साथ ही साथ क्या करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को भी चोरी कर लेता है। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ जाता है तो आपके कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग होती है वो बिगड़ जाती है और साथ साथ जो है आपके कंप्यूटर की फाइल भी डिलीट हो सकती हैं। और इसके अलावा ये क्या कर सकता है इन्फॉर्मेशन को भी चोरी कर सकता है, मतलब कि किसी और को भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मालवेयर क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं एडवेयर को। तो देखिए एडवेयर की अगर हम बात करें तो एडवेयर क्या होते हैं, एडवेयर जो है एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं आपको डिलीवर करते हैं अनवांटेड ऐड। मतलब कि आपके कंप्यूटर पे जो है ये अनवांटेड ऐड दिखाएंगे। देखिए अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी एडवेयर आ जाता है तो आपको जो है बहुत सारे अननेसेसरी ऐड देखने को मिलेंगे। देखिए जब भी आप वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो क्या होता है वहाँ बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं एक तरीके के एडवेयर ही होते हैं, क्योंकि जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी विंडो खुल जाती हैं। मतलब कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो पॉपअप्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और कई केसेस में जो है कोई भी इंस्टॉलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एडवेयर जो है एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो आपको क्या करेगा अनवांटेड ऐड दिखाएगा। मतलब कि जिन ऐड से आपका कोई लेना देना नहीं है ऐसे ऐड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐड जो है डिस्प्ले करता है, मेनली वेबसाइट्स जो होती हैं उन पे एडवेयर्स होते हैं। तो मुझे लगता है एडवेयर का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं स्पाईवेयर की। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का मालवेयर का टाइप है। और ये भी जो है क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, स्पाई करता है किसी पर्सन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब कि आपके कंप्यूटर में अगर कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया या आ गया है तो क्या करेगा, आपकी सारी जानकारी को क्या करेगा, स्पाई करेगा। मतलब कि जो आपकी जानकारी होगी उसकी जासूसी करेगा, और जिस पर्सन ने भी वो स्पाईवेयर बनाया होगा उसको जो है इन्फॉर्मेशन ये भेज देगा। मतलब कि एक्सटर्नल पर्सन को जो है आपकी नॉलेज के बिना जो है इन्फॉर्मेशन को ये सेंड कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर से या फोन से जो है इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो स्पाईवेयर यही करता है, ये ऐसा एप्लीकेशन या कह सकते हैं ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में एंटर हो गया तो आपके फोन को या फिर कंप्यूटर को स्पाई करने लगता है, मतलब उसकी जासूसी करने लगता है। और जो भी आप एक्टिविटी करते हो उनको रिकॉर्ड करके उस पर्सन को भेज देता है जिसने भी जो है वो स्पाईवेयर डिजाइन करा है। तो इस तरीके से स्पाईवेयर का काम होता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि स्पाईवेयर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरसेस की। तो कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक तरीके के प्रोग्राम है जिनको की कोडिंग करके बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, अ वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मलिशियस एक्टिविटी। मतलब कि किसी कोड को लिख के एक ऐसा एप्लीकेशन बना देना जो क्या करेगा, मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो ये नॉर्मली क्या करता है, आपके कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग होती है उसको बिगाड़ देता है, या फिर जो है वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता है, कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, आपके डेटा को डिलीट कर सकता है, या फिर जो है आपके डेटा को कहीं और सेंड कर सकता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी जो है कंप्यूटर वायरस करते हैं। देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई वायरस आ गया होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सेम चीज़ जो है कंप्यूटर के साथ होती है। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो मतलब क्या होगा, आपके कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग होगी वो बिगड़ जाएगी। तो इस तरीके से कंप्यूटर वायरस क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वॉर्म्स की। तो वॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म जो है एक तरीके के क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। मतलब कि कह सकते हो वायरस का ही टाइप है, वायरस बोलो या मालवेयर बोलो लगभग बात एक ही है। तो ये क्या करते हैं, ये भी जो है आपके डेटा को डैमेज करते हैं और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी आपके कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कि जो वॉर्म्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब कि डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने साइंस प्रोजेक्ट के नाम से एक फाइल सेव करी अपने कंप्यूटर में, तो ये क्या करेगा, उस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बना देगा साइंस प्रोजेक्ट के नाम से। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी वाली आपकी फाइल है और कौन सा वाला वायरस है। अगर धोखे से आपने जो है वायरस वाली फाइल पे क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को हैंग कर देगा और पूरे कंप्यूटर में आपके फैल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बॉम्ब्स भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रोजन की। तो ट्रोजन भी क्या है, एक तरीके का मालवेयर है, एक तरीके का वायरस है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि आपको बहुत यूज़फुल दिखाई देता है। मतलब कि आपको फंसाया जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत यूज़फुल है और इसको आप इंस्टॉल कर लें, और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे फिर ये क्या करेगा, मलिशियस एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में स्टार्ट कर देगा। मतलब कि जो ट्रोजन्स होते हैं वो फील तो ऐसे होते हैं कि यूज़फुल हैं, बट वो एक्चुअल में यूज़फुल नहीं होते हैं। आपने एक बार उनको इंस्टॉल कर लिया तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन स्लोली क्या होगा, वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा और आपका डेटा जो है चोरी करने लगेगा। मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पे होने लगेंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या करता है, मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक घोड़ा है और इसमें क्या है, कुछ सैनिक बैठे हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी है, देखिए शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो घोड़ा है इसके अंदर कुछ सैनिक बैठे हुए हैं। तो ये जो लोग हैं इनको क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि जो घोड़ा है वो इनके लिए क्या है, गिफ्ट है, और ये जो है इसको अंदर ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक किंगडम है, मतलब कि एक ऐसी किंगडम है जिसमें कि ये सैनिक जो है एंटर होना चाहते हैं, तो नॉर्मली ये एंटर नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या करा, एक घोड़ा जो है लकड़ी का बना के इस तरीके से खड़ा कर दिया जिससे कि ये लोग जो है इसको देख के लालच में आ जाएं और इसको ये अंदर ले लें, और उसके बाद में जो सैनिक है वो अंदर घुस जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब कि एक तरीके से दिखाया ये जा रहा है कि ये यूज़फुल है, एक तरीके से गिफ्ट है, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। इसको ट्रोजन हॉर्स भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे घोड़ा है तो इसको ट्रोजन हॉर्स भी बोला जाता है। अगर ट्रोजन लिखा हुआ हो या ट्रोजन हॉर्स हो तो बात एक ही है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रोजन क्या होता है। अब बात करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। भाई देखिए ये भी क्या है, एक तरीके का अटैक है। मतलब कि आपके कंप्यूटर पर इस तरीके का भी अटैक हो सकता है। और इसमें होता क्या है, इसमें नॉर्मली ये होता है कि जो आपके कंप्यूटर होता है इसमें हार्मफुल प्रोग्राम आ जाते हैं और आपके कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। और साथ साथ ये क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क को जो है ब्लॉक कर सकता है। जो भी कोई सॉफ्टवेयर आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्या कर सकता है, ये इनएक्सेसिबल बना सकता है। मतलब कि डिनाइल ऑफ सर्विस, जो सर्विस आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्सेस ही ना हो। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ गया है या कोई वायरस आ गया है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट को भी वो ब्लॉक कर देता है, तो इंटरनेट भी आप एक्सेस नहीं कर सकते।
और कई सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो एंटीवायरस वगैरह होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से आप एंटीवायरस को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो मतलब कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर टाइप की सर्विस ब्लॉक हो रही है तो वो जो है एक तरीके का कैसा अटैक हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। बात करते हैं यहाँ पे रूटकिट की। तो रूटकिट की अगर हम बात करें तो रूटकिट क्या है, ये भी क्या है, एक तरीके का मालवेयर है। मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया जाता है रिमोटली कंट्रोल करने के लिए आपके सिस्टम को। मतलब कि आपके सिस्टम को ये रिमोटली एक्सेस कर सकता है और आप जो है उसको नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि एक ऐसा मालवेयर होता है जो कि रिमोटली आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है बिना नोटिस में आए हुए। मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कंप्यूटर एक्सेस हो रहा है, किसी के पास चला गया है, कोई आपके कंप्यूटर से फाइल्स वगैरह को एक्सेस कर रहा है। तो ये रूटकिट ऐसा ही एप्लीकेशन होता है, अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो वहाँ पे जो आपका मोबाइल होगा या कंप्यूटर होगा उसके ऊपर एक्सेस किसी और पर्सन का आ जाएगा। पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे क्या कर सकता है, आपकी ट्रैक कर सकता है या आपके कंप्यूटर में कुछ भी वर्क वो कर सकता है। तो इस तरीके की मैलिशियस एक्टिविटी जो है आपका रूटकिट परफॉर्म करता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रूटकिट क्या होता है। अब बात करते हैं हम बैकडोर्स की। तो देखिए बैकडोर की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है दूसरे मालवेयर को आपके कंप्यूटर में एंटर होने के लिए और उसके बाद में आपके कंप्यूटर में जो है हार्म करता है। देखिए कोई मालवेयर या वायरस आप कह सकते हैं आपके कंप्यूटर में नहीं आ पा रहा है तो इस केस में क्या होता है, जो बैकडोर एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, उस मालवेयर को एंटर करने में हेल्प करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी घर में कोई पर्सन घुसना चाहता है तो वो डायरेक्टली नहीं घुस सकता क्योंकि अननोन पर्सन कोई अलाउ नहीं करेगा। तो हो सकता है कोई जानने वाला पर्सन जो है क्या करे, उसको एंट्री दे दे, भाई कि तुम जो है चुपके से घुस जाना, मैं जो है इस तरीके से गेट खोल दूंगा। तो सेम जो है बैकडोर करता है। बैकडोर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये दूसरे एप्लीकेशन को जो है एंटर कर रहा है। तो ये जो है ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखने को मिलता है जहाँ पे कि आप अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब कि जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं उनको आप यूज़ नहीं करते हैं, आप जो है फ्री में एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे। तो उनमें क्या होते हैं, बैकडोर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि दूसरे मालवेयर्स को जो है आपके कंप्यूटर में एंटर करवा देते हैं और उसके बाद में जो मालवेयर आ गया तो आपको बताइए कि मालवेयर क्या करता है। तो इस तरीके से जो बैकडोर्स होते हैं वो मालवेयर को कंप्यूटर में एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैकडोर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कीलॉगर्स की। तो देखिए कीलॉगर जो हैं वो भी एक तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं और इनको डिज़ाइन किया जाता है आपके की स्ट्रोक को कैप्चर करने के लिए। भाई आप कौन सी की एंटर कर रहे हैं, मतलब कि जो पासवर्ड वगैरह होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए इन एप्लीकेशंस का यूज़ होता है, कह सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में अगर आ गए तो अगर मान लीजिए कोई पासवर्ड आप टाइप करेंगे तो ये स्टोर कर लेंगे कि आपने कौन कौन सी की प्रेस करी हैं और ये जो हमने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे, मतलब कि इन्हें पता चल जाएगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला है। तो इस तरीके से जिस पर्सन ने भी वो कीलॉगर एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करा होगा या इंस्टॉल करा होगा उसे पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। ये हर टाइप के पासवर्ड को जो है क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते हैं, ऑनलाइन पासवर्ड डालते हैं तो उसको भी कैप्चर कर सकता है, या आप कंप्यूटर में कहीं पे पासवर्ड डाल रहे हैं तो उसको भी ये कैप्चर कर सकता है। तो कीलॉगर ऐसे ही एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपके की स्ट्रोक को जो है कैप्चर करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको कैप्चर किया जा रहा है। अगर आपने कंप्यूटर पर की प्रेस करी तो इन्हें पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी की प्रेस करी है और ये आपका पासवर्ड गैस कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि कीलॉगर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं रैंसमवेयर की। तो देखिए रैंसमवेयर भी क्या है, ये भी जो है एक तरीके का क्या है, मालवेयर है और ये जो है टारगेट करता है यूजर्स के डेटा को। तो ये करता क्या है, ये जो है यूज़र के डेटा को ब्लॉक कर देता है। मतलब कि इस तरीके से ब्लॉक कर देगा कि यूज़र जो है वो खुद का डेटा खुद ही जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा और उसके बाद में जो है उस डेटा को अनलॉक करने के लिए आपसे जो है पैसे की डिमांड की जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक में ये भी हो सकता है कि आपका डेटा जो है एक्सेस कर लिया जाए और उसको जो है ऑनलाइन पब्लिश करने की धमकी दी जाए कि जो डेटा है वो हम ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे, हमें जो है इतने रुपए दे दीजिए। तो इस तरीके से रैंसमवेयर जो अटैक होता है उसमें डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है जिससे कि उसको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप अपने डेटा को ही एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके का जो अटैक हुआ था वो 2017 में हुआ था और यहाँ पर जो रैंसमवेयर था इसका नाम था वानाक्राई। तो इस जो वानाक्राई रैंसमवेयर था इसने ऑलमोस्ट 2 लाख कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करा था 150 कंट्रीज़ में। काफ़ी बड़ा जो है रैंसमवेयर अटैक हुआ था। तो यहाँ पे भी जो है क्या करा गया था, डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया था जिससे कि जो यूजर्स थे वो अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और उन यूजर्स से जो है पैसे मांगे गए थे बिटकॉइन की फॉर्म में। मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें पैसे मांगे गए थे जिससे कि जो है उनको ट्रेस नहीं करा जा सके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होती है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, किसी एक पर्सन का या गवर्नमेंट का, तो उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये अटैक हुआ था
और इस रैंसमवेयर ने जो है जो विक्टिम्स थे उनको रोने पे मजबूर कर दिया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था वाना क्राई। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रैंसमवेयर क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो यहाँ पे देखिए पिक्चर से क्लियर कर दे रहा हूँ। जो रैंसमवेयर होता है वो क्या करता है, आपके डेटा को लॉक कर देता है, मतलब कि इनक्रिप्ट कर देगा जिससे कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और आपको जो है वहाँ पे धमकी दी जाएगी कि आपका जो डेटा है उसको ऑनलाइन जो है पब्लिश किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी, और उसके बाद में जो है अगर आप पैसे दे देंगे तो ये क्या करते हैं, की देते हैं जिससे कि आपका डेटा जो है अनलॉक हो जाएगा। तो इस टाइप के अटैक को बोला जाता है रैंसमवेयर अटैक। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रैंसमवेयर क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो मालवेयर्स होते हैं वो एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें करते हैं, मतलब क्या क्या डैमेज कर सकते हैं। तो मालवेयर्स की अगर हम बात करें तो ये आपके कंप्यूटर को फ्रीज कर सकते हैं या फिर क्रैश कर सकते हैं। फ्रीज से मतलब है हैंग होने से, तो ये आपके कंप्यूटर को हैंग कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, या फिर कई सारे केसेस में आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर भी फेल हो सकता है, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह है वो ख़राब हो सकती हैं। आपके डेटा का लॉस कर सकते हैं, मतलब कि डेटा को डिलीट कर सकते हैं, जो कंप्यूटर है उसको स्लो कर सकते हैं, साथ ही साथ जो नेटवर्क है उसकी स्पीड को भी स्लो कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह हैं उसको भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं उसको भी जो है ये क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको ये चोरी कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है मालवेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो मालवेयर्स हैं तो इनसे किस तरीके से हम बच सकते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जो विंडोज़ में सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं उनको रेगुलरली अपडेट करते रहें, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और आपके कंप्यूटर में मालवेयर ना आ सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्योर वेबसाइट को ही एक्सेस कीजिए। ऑलरेडी कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको कि HTTPS वाली वेबसाइट को ही एक्सेस कीजिए जहाँ पे कि एस लगा हुआ होना मस्ट है, मतलब कि एस लगा हुआ हो तभी उस वेबसाइट को ब्राउज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। अगर एस लगा हुआ नहीं है तो लॉक का साइन देखिए, अगर लॉक का साइन आ रहा है तब भी वो वेबसाइट क्या है, सेफ है। तो इस तरीके से सेफली जो है इंटरनेट को ब्राउज कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्या करें, रेगुलरली जो है सिक्योरिटी अपडेट को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें। अगर फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में भी देखिए अपडेट्स आते रहते हैं, तो उनको इंस्टॉल करते रहा कीजिए, जिससे कि जो भी सिक्योरिटी अपडेट आ रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं स्पैम को, मतलब कि ऐसे ईमेल या SMS आ रहे हैं जो कि अननोन सोर्सेज से हैं, जिनको आप नहीं जानते, तो ऐसी जगह से अगर मेल्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको आप अवॉइड कीजिए, उनका रिप्लाई मत कीजिए। तो इस तरीके से स्पैम को अवॉइड करके भी जो है आप मालवेयर से बच सकते हैं। अगले सेफ्टी मेजर की अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बैकअप लेके रखें, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसका जो है रेगुलरली बैकअप लेते रहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपका डेटा जो है मालवेयर से इन्फेक्ट होता है, तो आप जो है दोबारा से उस डेटा को रिकवर कर सके। अगर आपने बैकअप ले रखा होगा तो आपका डेटा सेफ रहेगा। जो डेटा आपके कंप्यूटर में होगा वही इन्फेक्ट होगा, जिसका बैकअप ले रखा होगा वो आपका डेटा बचा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली अपने डेटा का बैकअप लेके रख सकते हैं। इसके अलावा जो है जब भी आप अपने कंप्यूटर पर कोई पोर्टेबल डिवाइस लगाएं, पोर्टेबल डिवाइस से मतलब है कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर जो भी SD कार्ड वगैरह होते हैं, अगर वो लगाते हैं आप अपने कंप्यूटर पे, तो उनको लगाने के बाद में जो आप क्या कर लें, स्कैन कर लें। कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उससे स्कैन कर लें। अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो विंडोज़ का जो विंडोज़ डिफेंडर एप्लीकेशन होता है उससे स्कैन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पोर्टेबल डिवाइस होती हैं उनको स्कैन कर लें, जिससे कि जो वायरस वगैरह हो उनका पता लगाया जा सके कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है जो कि हमारे कंप्यूटर में जाके हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दे। इसके अलावा जब भी आप ऑनलाइन होते हैं, जब भी इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो क्या कर दें, डिसेबल कर दें कुकीज़ को। जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके कुकीज़ को डिसेबल रखें, जिससे कि जो है आपकी ट्रैकिंग ना हो सके और साथ ही साथ जो है आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे सेव ना हो। तो इस तरीके से जब भी पॉसिबल हो कुकीज़ को आप डिसेबल करके रखें। इसके अलावा जो है आप हमेशा फॉलो कीजिए नेटिकेट्स को। अब देखिए नेटिकेट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको नेटिकेट का मतलब बता देता हूँ। तो नेटिकेट देखिए क्या होते हैं, जैसे कि एटिकेट होते हैं, एटिकेट क्या होते हैं, मैनर्स, मतलब किस तरीके से आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे लोगों के सामने, किस तरीके से आप अच्छे से बिहेव कर सकते हैं। तो ये गुड मैनर्स होते हैं, इनको बोला जाता है एटिकेट्स। तो इसी तरीके से इंटरनेट को सही से यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि नेटिकेट्स बोला जाता है। तो नेटिकेट की डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एन इनफॉर्मल सेट ऑफ रूल और पोलाइट बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग इंटरनेट। भाई नेटिकेट जो है ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से आप इंटरनेट को यूज़ करें, मतलब कि एक अच्छे वे में किस तरीके से आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है नेटिकेट। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नेटिकेट्स को मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ आपसे। देखिए जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप नेटिकेट के कौन कौन से रूल फॉलो कर सकते हैं। एक्सटेंड योर गुड नेचर ऑनलाइन।
भाई अपना जो है अच्छा नेचर शो कीजिए ऑनलाइन। ये नहीं कि आप ऑनलाइन आ गए तो उल्टी सीधी चीज़ कर रहे हैं, अच्छे से जो है ऑनलाइन बिहेव कीजिए। इसके अलावा जो भी डिस्कशन करें वो कैसा करें, हेल्दी डिस्कशन। हेल्दी डिस्कशन को जो है प्रमोट करें, उल्टे सीधे डिस्कशन में जो है इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा जो उल्टे सीधे कमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कीजिए, जो ट्रोलिंग वगैरह होती है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सबसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए, मतलब कि रिस्पेक्ट सबको दीजिए। एंड एक चीज़ और याद रखिए, जब आप ऑनलाइन हैं तो आप किस लिए ऑनलाइन हैं, लर्न करने के लिए, ना कि डिक्टेट करने के लिए। ऑनलाइन ऐसे शो मत कीजिए कि आप जो है दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो कुछ भी आप लिखते हैं तो चीज़ ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो वर्ड जो है आपके क्या है ऑनलाइन परमानेंट है। अगर आप उनको डिलीट भी कर दोगे तब भी जो है वो इंटरनेट पे हमेशा के लिए रहेंगे। तो जो भी आप लिख रहे हैं वो लिखते टाइम बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं इंटरनेट पे वो एक्यूरेट डालिए, फैक्चुअल डालिए, उल्टी सीधी जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर मत कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉज बिफोर योर पोस्ट। भाई कुछ भी पोस्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और देखिए कि आप क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ जिससे कि आप नेटिकेट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इसके अलावा अगर आप कोई भी बात रखते हैं ऑनलाइन अपनी, तो उसको अच्छे वे में रखिए, मतलब कि नाइस वे में रखिए। ऐसा नहीं कि उल्टी सीधे तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं, गुस्सा होकर रख रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप लिख रहे हैं वो ये सोच के लिखिए कि वो चीज़ जो है आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप किसी पर्सन से सामने बात कर रहे होते हैं तो उसी तरीके से जो आप वहाँ पे सोच समझ के लिखें कि वो पर्सन अगर सामने होता तो क्या आप उससे ये बात बोलते या नहीं बोलते। तो लिखने से पहले इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, और जो भी राइट कर रहे हैं वो अच्छे से राइट कीजिए। उल्टा सीधा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको लिखना नहीं है। और इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंटरनेट एक रिसोर्स आपके पास में उसको इथिकल तरीके से यूज़ करें, अनइथिकल तरीके से उसको यूज़ ना करें। तो इस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करने के कुछ रूल जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, जिनको कि आप नेटिकेट बोल सकते हैं। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे नेटिकेट्स होते हैं, बट यहाँ पे जो कॉमन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नेटिकेट का मतलब हो गया कि आपको जो है ऑनलाइन अच्छे तरीके से बिहेव करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन ऐसे कर रहे हैं जो कि अनइथिकल है, या आपको लग रहा है कि ये मेरा बिहेवियर सही नहीं है, या किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका मतलब आप नेटिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। तो स्टूडेंट्स, साइबर क्राइम को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पे जो है साइबर क्राइम को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स को भी देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं और इनसे जो है आप किस तरीके से बच सकते हैं या इनको किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।